पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि अजय के सामने हाथ बांधे खड़ी हो जाती है और पूछती है, अजय ये हर हफ्ते दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में पत्ता भी हिलता है तो तुम्हें इसकी खबर होती है। पतिदेव अगर दिल्ली जा रहे हैं और उसकी खबर तुम्हें ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। सच कहो कि बात क्या है। यहाँ दुबई के एक आलीशान होटल में उसके टॉप फ्लोर पर एक आलीशान कमरे में देश विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे और उनके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी और कमरे में स्क्रीन की ही रोशनी आ रही थी। बाकी सभी लाइट को बंद कर दिया गया था। स्क्रीन के पास एक 3 पीस सूट पहना हुआ आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक आईपैड था जिससे वो स्क्रीन को अटैच करके कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ दिखा रहा था और सभी बिजनेसमैन अपनी आंखों में हवस लिए स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। कमरे के चारों तरफ एक एक कोने में एक एक बॉडीगार्ड अपने हाथों में गन लिए खड़ा था और तभी सभी लड़कियों की फ़ोटो देखने के बाद वो लड़का वहाँ से हट जाता है और कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। फिर सारे बिजनेसमैन असमंजस से एक दूसरे को देखने लगते हैं, जैसे उन्हें किसी और की तस्वीर देखने का इंतज़ार था। तभी एक बिजनेसमैन उन्हीं लोगों के बीच में बैठे हुए एक आदमी को बोलता है, मिस्टर सौरभ सक्सेना, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। तभी एक दूसरा आदमी उठकर सामने गया जो देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसने भी 3 पीस सूट पहना हुआ था। तभी एक वाइट कलर कपड़ा पहने हुए शेख बोलता है, सक्सेना, तुमने हमें कहा था कि तुम इस बार हमें ऐसी 2 खूबसूरत लड़कियां दिखाओगे जिसका संबंध 2 बड़े बिजनेसमैन से हैं। वो लड़कियां कहाँ हैं? तभी एक और बिजनेसमैन बोलता है, तुमने तो हमें ये भी कहा था कि वो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि आज तक हमने इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी होगी। अगर वो लड़कियां इन पिक्चरों में से हैं जो तुमने हमें अभी अभी दिखाया है तो फिर ये सब बाकी लड़कियों की तरह ही हैं। तभी सौरभ अपनी उंगली से इशारा करता है और कमरे की लाइट फिर से बंद हो जाती है। सौरभ स्क्रीन के सामने से हट जाता है और स्क्रीन पर अब 2 खूबसूरत लड़कियों की पिक्चर शो हो रही थी। उनमें से एक लड़की ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी तो दूसरी लड़की ने ब्लैक कलर की जीन्स और वाइट टॉप उसके ऊपर ओवरकोट पहना हुआ था। दोनों लड़कियां इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सभी आदमियों की नज़र स्क्रीन पर ठहर जाती है और स्क्रीन फिर से बंद हो जाती है। कमरे की लाइट ऑन होती है और सभी बिजनेसमैन एक साथ शोर मचाते हुए बोलते हैं, अरे तुमने स्क्रीन बंद क्यों कर दिया? अभी तो हमने जी भरकर देखा भी नहीं था, फिर से चलाओ, हमें उन्हें देखना है। तभी किसी ने कहा, लड़कियां सच में बहुत खूबसूरत है, हमने आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। सौरभ अपनी गर्दन को घुमाते हुए स्क्रीन के सामने फिर से आ जाता है और अपने सामने रखे टेबल पर अपने दोनों हाथ टिकाकर थोड़ा झुककर बोलता है, सिर्फ फ़ोटो देखकर ही जी भरना है या फिर दोनों के साथ अपनी रातें रंगीन करनी है। सौरभ की बात सुनकर सभी आदमी खामोश हो जाते हैं और सौरभ बोलता है, तो बोली लगाइए और याद रहे कि बोली को सुनकर मन खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं है। ये दोनों लड़कियां तो 2 राजाओं की रानी है। एक बिजनेस वर्ल्ड के बादशाह कार्तिक सक्सेना की वाइफ है तो दूसरा डायमंड किंग
एवी की बीवी है। जिन लड़कियों को देखकर सारे बिजनेसमैनों की आंखों में हवस थी, चमक थी, उनकी आंखें अब शांत हो जाती है और अब उनकी आंखों में डर नज़र आने लगता है, जिसे सौरभ भी देख पा रहा था। तभी एक बिजनेसमैन बोलता है, तुम जानते हो ना, तुम किन दोनों की बातें कर रहे हो? अगर उन्हें भनक भी लग गई तो हमारी लाश तक हमारे घर वाले देख नहीं पाएंगे। सौरभ हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, और अगर हम उन दोनों को ही जिंदा ना छोड़े तो? तभी और एक बिजनेसमैन बोलता है, तुम जानते हो ना तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि कार्तिक सक्सेना को मारना कोई आम बात नहीं। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। उन दोनों की लाश तुम लोगों की आंखों के सामने होगा, सौरभ ने कहा। तभी दूसरा बिजनेसमैन अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, हम बोली भी तभी लगाएंगे जब तुम कार्तिक सक्सेना और एवी की डेड बॉडी हमें दिखाओगे। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही जल्द। और फिर सभी लोग उस कमरे से चले जाते हैं। यहाँ सृष्टि विला में अजय, अनुराधा और सृष्टि तीनों हॉल रूम में बैठे हुए हैं। सृष्टि अजय को घूर रही थी। सृष्टि ने गुस्से में कहा, अब कुछ बताओगे भी? तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? हाँ, मुझे पता है कि कार्तिक कहाँ है, और मुझे ये भी पता है कि कार्तिक हर हफ्ते दिल्ली जा रहा है, अजय ने कहा। अनुराधा हैरानी से अजय को देख रही थी। सृष्टि अपने दोनों आईब्रो ऊपर उठाकर बोलती है, मिस्टर सक्सेना से सीधा कार्तिक? इतनी गहरी दोस्ती कब हो गई तुम दोनों के बीच में? खैर छोड़ो, फिलहाल मुझे तुम्हारी दोस्ती की दास्तान नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों मिलकर? अजय समझ गया था कि सृष्टि बिना सच जाने शांति से बैठने वाली नहीं है, इसलिए अजय ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। दुबई में एक आदमी है सौरभ। जितने भी दुबई में गलत काम होते हैं, सौरभ उन सब का लीडर है। किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ड्रग्स, पैसे लेकर किसी का मर्डर करना, हर तरह के इलीगल काम सौरभ करता है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन का कनेक्शन सौरभ से है। और ऐसे ही एक मीटिंग में 5 साल पहले मयूरी का नज़र कार्तिक पर पड़ी थी। मयूरी का नाम सुनकर सृष्टि और अनुराधा दोनों ही उसे सवालियात नज़रों से देखने लगते हैं, जैसे अपनी आंखों से पूछ रहे हो, अब इसमें मयूरी बीच में कहाँ से आ गई? उन दोनों की नज़रों को पहचान कर अजय ने कहा, मयूरी सौरभ की बहन है। मयूरी जिसने तुम्हें जहर दिया था, उस जहर को घर में लाने वाली मयूरी ही थी। सृष्टि मन ही मन सोचती है, लेकिन वो जहर तो मुझे उपासना ने दिया था। सास बहू दोनों ही मिलकर मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए मिलकर दोनों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। मयूरी, तू तो मेरे हाथों से मरेगी। सृष्टि मन ही मन सोच ही रही थी कि अजय बोलता है। कार्तिक मयूरी का क्रश बन चुका था और उसे पाने के लिए और उसके करीब रहने के लिए मयूरी ने अपनी जॉब को छोड़कर तुम्हारी लंदन वाली कंपनी ज्वाइन कर ली थी। पूरे 2 साल तक पूरी कोशिश की कार्तिक को अपनी अदाओं के जाल में फंसाने की, लेकिन कार्तिक कहाँ फंसने वालों में से था। जब 2 साल तक मयूरी के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो मयूरी ने अपने भाई को इसमें इन्वॉल्व कर दिया। और अभी बीच में 1-1.5 साल पहले ही कार्तिक और सौरभ के बीच में एक टेंडर को लेकर जंग छिड़ गई थी। तब से लेकर सौरभ कार्तिक को कमज़ोर करने की हर तरकीब अपना चुका है, लेकिन कार्तिक को कमज़ोर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कार्तिक की कोई कमज़ोरी उसके हाथ नहीं लगी थी।
और जब मयूरी को पता चला कि कार्तिक तुमसे प्यार करता है, तब से सौरभ और मयूरी तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लेकिन तुमने दिल्ली जाकर गलती कर दी। अजय ने आगे कहा, सृष्टि विला की सिक्योरिटी हाई है। यहाँ पर कोई भी तुम्हें अटैक नहीं कर सकता और ना ही इस घर के किसी भी इंसान को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन दिल्ली में सौरभ को कार्तिक की कमजोरी मिल गई। सौरभ ने उसे आसानी से हासिल भी कर लिया और वो थे तुम्हारे पापा। तुम लोगों के दिल्ली से वापस आने के अगले ही दिन सौरभ ने तुम्हारे पापा को किडनैप करवा लिया। सृष्टि ने गुस्से में कहा, और इसलिए वो कमीनी मयूरी मेरे पति से चिपकी हुई थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अनुराधा ने पूछा, लेकिन तुम लोगों ने ये बात हमसे छुपाई क्यों? तुम हमें ये बात बता भी सकते थे। अजय ने अनुराधा की तरफ देखकर बोलता है, सारे सवाल तुम मुझसे ही करोगी या कुछ अपने भाई के लिए भी बचा कर रखोगी? ये सवाल का जवाब अपने भाई से पूछना। अनुराधा अजय को गुस्से में घूरती हुई देखती है और पूछती है, वैसे भाई और तुम्हारी दोस्ती हुई कब? अनुराधा की बात सुनकर अजय मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, 1 साल पहले। और फिर अजय एक आंख खोलकर अनुराधा को देखता है। सृष्टि और अनुराधा दोनों ही अपनी आंखें बड़ी करके अपना मुंह फाड़कर अजय को देख रहे थे। अजय अपनी दोनों आंखें खोलकर हल्का मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। सृष्टि ने गुस्से से अजय को देखते हुए कहा, मुझे पतिदेव से बात करनी है। अब ये मत कहना कि मैं उनसे बात नहीं कर सकती। अजय ने कहा, तुम्हारा पति मुझे कच्चा चबा जाएगा। उसने मुझे मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने के लिए, और अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो वो मुझे बिना भुने ही खा जाएगा। सृष्टि ने गुस्से में भड़कते हुए कहा, तुम सब लोगों को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है और सिर्फ अपने से ही मतलब है। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि 1 महीना मैंने कैसे गुजारा है? उन्होंने मुझे समझ क्या रखा है? मन किया तो प्यार जता दिया, मन किया तो दूर फेंक दिया। उनके बगैर ये 1 महीना मैंने कैसे काटे हैं ये तो मैं ही जानती हूँ। ये तो मुझे ही पता है कि मैंने एक एक दिन कैसे गुजारे हैं। कम से कम मेरे पापा के लापता होने की खबर तो मुझे कर देते। सृष्टि अपने आंसुओं को साफ करते हुए गुस्से में बोलती है, गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। वो मेरे साथ कुछ भी करते हैं तो मैं उन्हें आसानी से माफ़ कर देती हूँ, लेकिन बस अब और नहीं। अब तक उन्होंने सिर्फ सृष्टि का प्यार देखा था, अब गुस्सा देखेंगे। कह देना उनसे कि मैं कोई उनकी गुलाम नहीं हूँ और ना ही उनकी कोई खिलौना हूँ। अजय सृष्टि को समझाते हुए बोलता है, सृष्टि, कार्तिक ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे पापा को बचाने के लिए किया था। सृष्टि ने गुस्से में अपना हाथ दिखाते हुए अजय को कहा, मेरे सामने उनकी तरफदारी करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि वो मेरे पापा को कुछ भी नहीं होने देंगे, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया है उसके लिए तो उन्हें मैं नहीं छोड़ने वाली। मुझे दिल्ली जाना है तो जाना है। मैं सुबह ही दिल्ली के लिए यहाँ से निकल जाऊँगी। मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इतना बोलकर सृष्टि गुस्से से वहाँ से अपने कमरे से चली जाती है। अनुराधा भी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अजय अपने कमर पर हाथ रखकर अफसोस भरी सांस लेकर अपने गर्दन को नाव में हिलाते हुए खड़ा था कि तभी अजय का फ़ोन रिंग करता है। उसने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें कार्तिक का कॉल था। अजय ने अपने मोबाइल में देखते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी का यहाँ पर वाट लगाकर आराम से दिल्ली में बैठा हुआ है। अजय ने अपने फ़ोन को उठाया
और फिर बात करते हुए घर से बाहर निकल जाता है। सृष्टि बाहर बालकनी में खड़ी होकर अजय के घर से बाहर जाते हुए देख रही थी। जब अजय घर से बाहर चला जाता है तो थोड़ी देर तक सृष्टि रुकती है, फिर वो अपना सामान पैक करके नीचे आ जाती है। सृष्टि जैसे ही घर के बाहर आती है तो बॉडीगार्ड फिर से सृष्टि के सामने आ जाते हैं। सृष्टि अपने बैग को छोड़कर अपने सीने पर हाथ बांधकर गुस्से से बॉडीगार्ड को घूरते हुए बोलती है, आपके बॉस ने ही मुझे बुलाया है, इसलिए हटिए मेरे रास्ते से। सृष्टि की बात सुनकर एक बॉडीगार्ड अपना फ़ोन निकालता है और कार्तिक को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी कार्तिक का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह सृष्टि के लिए एक अच्छा मौका था। बॉडीगार्ड अभी भी सृष्टि के सामने से हट नहीं रहा था, तो सृष्टि ने गहरी सांस लेकर एक मैसेज टाइप करती है और कार्तिक को सेंड कर देती है। फिर अपने मैसेज को बॉडीगार्ड को दिखाते हुए बोलती है, देखो मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है, अब आप हटिए मेरे रास्ते से। एक बॉडीगार्ड आगे आकर अपना सिर झुकाकर बोलता है, मैडम अगर आपको जाना ही है तो हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आपको अकेला नहीं जाने दे सकते। सृष्टि अब ज़्यादा नहीं सोचती और बोलती है, तो ठीक है आप चल सकते हैं मेरे साथ। एक बॉडीगार्ड सृष्टि की गाड़ी में ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर बैठ जाता है। सृष्टि पीछे की सीट पर बैठती है और उनकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी बॉडीगार्ड से भरकर चलती है और सृष्टि के गाड़ी के आगे भी एक बॉडीगार्ड से भरा हुआ गाड़ी चलती है। ये सब देखकर सृष्टि सोचती है, प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा तो लोग मेरी प्रोटेक्शन में चल रहे हैं, जैसे कि मुझे कोई गोली से उड़ाने के लिए इंतज़ार में है। सृष्टि सबको इग्नोर करते हुए वापस अपनी फ़ोन निकालती है और जो मैसेज उसने कार्तिक को सेंड किया था उसे डिलीट कर देती है। दूसरी तरफ कार्तिक अपनी कार में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। करण भी कार्तिक के पास ही बैठा हुआ था। तभी करण अपनी आईपैड में देखते हुए बोलता है, कार्तिक सृष्टि भाभी घर से बाहर है। इस वक्त कार्तिक की उंगलियां जो लैपटॉप की कीबोर्ड पर थिरक रही थी, करण की बात सुनकर एकदम से रुक जाती है और उसका चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। वरुण जो कि कार्तिक के कार में ड्राइवर की बाजू के सीट पर बैठा हुआ था, उसका फ़ोन रिंग करता है। वरुण ने कॉल उठाया। 30 सेकंड तक बात करने के बाद उसने कॉल कट किया। उसने पीछे मुड़कर कार्तिक को कहा, सर मैडम दिल्ली आ रहे हैं। कार्तिक गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और वरुण को देखते हुए बोलता है, ड्राइविंग सीट संभालो। और आगे वरुण समझ जाता है कि कार्तिक क्या कहना चाहता है। दूसरी तरफ सृष्टि दिल्ली आ रही थी। तभी जो एक बॉडीगार्ड से भरा हुआ गाड़ी आगे चल रहा था वो ब्लास्ट हो जाता है और गाड़ी आसमान में उड़ते हुए वापस से नीचे गिरती है, जिसे देखकर सृष्टि का ड्राइवर और उसके पीछे चल रही गाड़ी एकदम से ब्रेक लगा देते हैं। सृष्टि का बॉडीगार्ड और पीछे की चल रही गाड़ी में बैठे हुए जितने भी बॉडीगार्ड थे सब पीछे देखते हैं तो कम से कम 15 से 20 गाड़ियां उनके पीछे आ रही थी। ये देखकर सृष्टि का ड्राइवर गियर बदलता है और गाड़ी को हवा की स्पीड में भगाने लगता है। दूसरी तरफ अनुराधा अपने पेशेंट को चेक कर रही थी। तभी अनुराधा को एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और पूरी हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। अनुराधा जनरल वार्ड में बाहर निकलकर देखती है तो सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। वो सभी लोग को हटाते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है तो फिर से एक धमाके की आवाज़ होती है।
अस्पताल में धमाका हुआ था और बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा था। तभी कुछ लोग अपने हाथों में गन लिए गोलियां चलाते हुए हॉस्पिटल के अंदर आ रहे थे। उन आदमियों को देखकर अनुराधा भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उन आदमियों में से एक ने कहा, अरे वो रही वो लड़की, पकड़ो उसे। अनुराधा जब देखती है कि वो सभी लोग उसी की तरफ आ रहे हैं तो अनुराधा पीछे की ओर भागने लगती है। अनुराधा भाग ही रही थी कि तभी उनमें से कुछ आदमी आम लोगों पर गोलियां चला देते हैं और गोली चलाते हुए बोलते हैं, रुक जा डॉक्टर, वरना तेरी वजह से न जाने कितने मासूम मारे जाएंगे। उनकी बात सुनकर अनुराधा के भागते हुए कदम थम जाते हैं और अनुराधा डरते हुए पीछे देखती है तो बहुत सारे लोग ज़मीन पर गिरे हुए थे। उन्हें देखकर अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका शरीर डर से कांप रहा था। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।